नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30% नीचे आ चुका है। आज तो इसने 2000 का लेवल भी तोड़ दिया था, लेकिन एंड में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। बड़ी बात यह नहीं है कि स्टॉक में गिरावट हो रही है, फिलहाल सेंटीमेंट ही खराब है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 1-2 साल में निफ्टी ने जब 100% से ज्यादा के रिटर्न्स बना कर दिए, HUL आपको 50-60% पे अटकता हुआ नजर आया। तेजी की बात आई थी तो HUL पीछे रह गया, और गिरावट की बात आई है तो HUL आपको सबसे ज्यादा आगे जाता हुआ नजर आता है। तो बहुत सारे सवाल हैं कि पिछले 2 साल इतना अंडर परफॉर्म क्यों किया है, अब गिरावट हो रही है तो इतनी ज्यादा गिरावट क्यों हो रही है, डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है उसके बावजूद इतनी गिरावट क्यों हो रही है, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये रीजन समझ लेते हैं कि इतनी गिरावट क्यों हो रही है, और ये रीजन सिर्फ HUL के लिए नहीं है, पूरे सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। पूरे सेक्टर को फिलहाल एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस की वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्जिन्स पर, और इसे कंट्रोल करने के लिए 2021 में कई बार हमें प्राइस हाइक भी देखने को मिला और ग्रामेज में चेंजेस भी देखने को मिले। जो प्रोडक्ट में आपको 20 ग्राम मिल रहा था वो कम करके 18 ग्राम कर दिया। ऐसे भी अपने मार्जिन्स को ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इससे हुआ क्या, रूरल एरियाज में डी ग्रोथ हो गया और अर्बन मार्केट्स में हमें स्लो डाउन देखने को मिला है। सेक्टर रिवाइवल की कोशिश ही कर रहा था क्योंकि एग्री कमोडिटी के प्राइसेस थोड़े बहुत स्टेबल हो रहे थे, लेकिन रशिया यूक्रेन का टेंशन आ गया और सिचुएशन आपको और भी ज़्यादा खराब होती हुई नजर आई। वीट और कॉर्न की ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशिया के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, तो इससे जो क्रॉप्स के प्राइसेस हैं वापस आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं, तेज़ी से ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। एग्री कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इससे मार्जिन पर प्रेशर आ चुका है और ऑलरेडी कई बार इन्होंने प्राइस हाइक कर दिया है, ग्रामेज कट कर दिया है। तो अभी इनके लिए मुश्किल हो रहा है कि ये पास ऑन कैसे करें। हमारे लिए तो सारा इनपुट महंगा हो चुका है, तो यहाँ पर ये पास ऑन करना अभी कंपनीज के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सिर्फ एग्री कमोडिटीज ही नहीं, यहाँ पर क्रूड ऑयल के बारे में बात करें वो भी महंगा हो चुका है। तो बेसिकली FMCG कंपनीज को जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उनके प्राइसेस आपको बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं, और ऑलरेडी पहले भी बढ़ चुके हैं, तो वो ऑलरेडी एक बार पास ऑन तो कर ही चुके हैं, फिर से पास ऑन करना मुश्किल होता जा रहा है और डिमांड वैसे ही फिलहाल कम नजर आती है। HUL के बारे में बात करें तो HUL ने पिछले 2 महीनों में ऑलरेडी 2 बार अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। 3 से 20% का इंक्रीज यहां पर नजर आता है। तो क्लियरली अभी कंपनीज के पास 2 रास्ते नजर आते हैं, या तो वो मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करेंगे या फिर अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करेंगे। दोनों को प्रोटेक्ट करना फिलहाल पॉसिबल नजर नहीं आता। दोनों तरफ से हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ऑलरेडी एक बार हमने प्राइसेस बढ़ा भी दिए हैं, डिमांड भी कम है, फिर से प्राइसेस बढ़ाएंगे तो मार्केट शेयर कम हो जाएगा, और अगर प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो मार्जिन्स कम हो जाएंगे। तो अभी कंपनीज के लिए दोनों तरफ से हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जो भी ऐसी FMCG कंपनीज हैं जो कि पाम ऑयल पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, वहां पर अच्छी खासी गिरावट हुई है। गोदरेज कंज्यूमर में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। HUL भी पाम ऑयल पर अच्छा खासा डिपेंडेंट रहता है, उसका जो प्रोडक्ट्स होते हैं पाम ऑयल उसका रॉ मटेरियल दिखाई पड़ता है, तो यहां पर आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 38.5% का रेवेन्यू आता है, होम केयर से 29.4%, फूड एंड रिफ्रेशमेंट से 27.8%, अदर से 4.3%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 47.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, होम केयर से 24.7%, फूड एंड रिफ्रेशमेंट से 22.6% और अदर से 5.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 96.3% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3.7%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 16% है, ROC 19% है, जो कि अपने एवरेजेस से बहुत ही ज़्यादा नीचे नजर आते हैं। कंपनी ने अच्छा खासा कैपेक्स किया है, इसलिए ये नंबर्स आपको नीचे जाते हुए नजर आए हैं। मार्जिन्स के बारे में बात करें, लेटेस्ट मार्जिन 17% का है। ये लेटेस्ट से मेरा मतलब है FY21 के मार्जिन्स हैं, अभी तो फिलहाल ये नीचे जाते हुए नजर आए हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये सिचुएशन अच्छी नजर आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे सबसे बड़ी FMCG कंपनी है, दिग्गज मार्केट कैप है, दिग्गज कामकाज है, उसके बावजूद आपको डिसेंट ग्रोथ यहां पर नजर आती है। और 2021 में तो आपको रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिट्स भी आपको कंटिन्यूअसली ऊपर जाते हुए नजर आए हैं।
कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 61.9%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3%, अदर डीआईए 7%, एफआईआई ऑलमोस्ट 15%, रिटेल कैटेगरी 12.5%, जिसमें से प्योर रिटेल 2 लाख से कम का निवेश करने वाले लोग आपको 11% के आसपास नजर आते हैं। 37 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 78% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 77% का अपसाइड है, मीडियम 35% का अपसाइड है और लोअर साइड पे भी देखिए 18% का अपसाइड नजर आता है। इसका रीजन क्या है? वैसे भी ज्यादा एनालिस्ट यहां पर स्टॉक में बियरिश नहीं थे, जो थोड़े बहुत यहां पर बियरिश चल रहे थे उनके हिसाब से भी 2386 के नीचे ये नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज इसने 2000 का लेवल भी तोड़ दिया था। 4,91,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 2019 का लास्ट डेट प्राइस है, 56 का पीई रेशियो है। पिछले 2 साल से यहां पर प्राइस ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, उसी प्राइस पे चल रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और फिलहाल तो प्राइस करेक्शन भी हुआ है, इससे इसका जो वैल्यूएशन है ये आपको बेटर होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2500 का लेवल मल्टीपल टाइम एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला। यहां पर एक शानदार ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ऊपर सस्टेन भी हुआ था, लेकिन यहां पर ये ब्रेकआउट हमें फेलियर होता हुआ नजर आया और उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूअसली वीकनेस ही देखने को मिली है और फिलहाल तो स्टॉक हमें 2000 के नीचे भी जाता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा 2019 के अक्टूबर नवंबर के प्राइस पे फिलहाल ये स्टॉक वापस आ चुका है। स्टॉक में कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। जिस प्रकार से निफ्टी आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया, उस प्रकार से एचयूएल ने अंडर परफॉर्म ही किया है। यहां पर आप देख पाएंगे गिरावट हुई, उसके बाद रिकवरी आई थी। उस रिकवरी के पॉइंट के टाइम पर भी पहुंचने में इसको बहुत टाइम लग गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया लेकिन वापस आपको ये नीचे आता हुआ नजर आता है। 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। वीकली आरएसआई 30 है, काफी ज्यादा वीकनेस है। जनरली 40 का वीकली आरएसआई एक अच्छा लेवल होता है, लेकिन यहां पर वीकनेस आपको ज्यादा नजर आती है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर फिलहाल ये अपने 50 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मंथली आरएसआई 43.88 है, मंथली आरएसआई भी 43 देखने को मिला है, तो वीकनेस तो बहुत है और उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट जोन नजर आता है आप देख सकते हैं, ये 2000 के आसपास का, 1900 के आसपास का जोन है, क्योंकि मल्टीपल टाइम पहले तो यहां पर रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट देखने को मिला, रीटेस्ट किया, ऊपर गया था। मार्च के क्रैश के टाइम पे भी यहीं पर इसने सपोर्ट लेके तेजी दिखाई थी और यहां पर भी मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया है। तो ये जो जोन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन हो चुका है। वीक है उसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे ये लेवल टूटा था यहां पर वीकनेस आपको दिखाई पड़ती थी, ये रीटेस्ट होके भी नीचे आया, वीकनेस है, लेकिन फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है वो 1900 के आसपास का जोन है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि निफ्टी इतना ऊपर गया था तो ये क्यों नहीं गया था? 100% की तेजी इंडेक्स में देखने को मिली, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्यों देखने को नहीं मिली है? उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। मार्च के क्रैश के बाद इमीडिएटली हमें यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली, ये गिरा था, क्रैश हुआ, उसके बाद जो रिकवरी है पहले का हाई तोड़कर भी आपको तुरंत ऊपर जाता हुआ नजर आया। इस टाइम पे निफ्टी तो बहुत ज्यादा नीचे था, ये सब हमको भी पता है। तो यहां पर एफएमसीजी जो स्टॉक्स होते हैं वो डिफेंसिव माने जाते हैं। कोविड के टाइम पे सिचुएशन किसी को पता नहीं थी, सब यहां पर डर का माहौल था, तो ऐसे टाइम पे एफएमसीजी स्टॉक्स थे जो कि आपको सेफ नजर आ रहे थे। तो हर एक एफएमसीजी शेयर्स में हमें तेजी देखने को मिली, एचयूएल में भी तेजी देखने को मिली, लेकिन ये तेजी बहुत जल्दी आ गई थी और थोड़ी सिचुएशन जैसे जैसे नॉर्मल होने लगी तो ये सारे शेयर्स हमें नीचे आते हुए नजर आए और बैंकिंग में दूसरे शेयर्स में हमें बाइंग होती हुई नजर आई थी। तो ये तो काफी ज्यादा यहां पर लॉजिकल था कि हमें जो मूवमेंट देखने को मिला, उसके बाद हमें यहां पर तेजी देखने को नहीं मिली। उसका रीजन भी काफी ज्यादा लॉजिकल है। मैंने एक्चुअली आपके साथ कई बार शेयर किया है कि जब भी मार्केट में एक्सेस मनी होता है, फ्री लिक्विडिटी होती है, तो ऐसे टाइम पे कोई सेफ शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता है। जब फ्री का पैसा होता है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तो रिस्क लेना सब लोग पसंद करते हैं और वॉलेटाइल स्टॉक्स में निवेश करते हैं जहां पर ग्रोथ काफी अच्छा एक्सपेक्टेड होता है। इंटरेस्ट रेट यूएस के तो ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे, हमारे भी बहुत ही ज्यादा नीचे चल रहे थे, तो ऐसे टाइम पे पैसे उधार लेना इजी हो जाता है, सस्ते में लोन मिलता है। तो जो छोटी कंपनीज हैं ग्रोथ अच्छा करती है, तो ऐसे टाइम पे आपको वहां पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप यहां पर ज्यादा भागते हैं, दूसरी जो कंपनीज है जहां पर ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन होती है वो ज्यादा भागते हैं। और एफएमसीजी सेक्टर तो बिजनेस वाइज भी स्लो चलता है। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि रेवेन्यू आपको बहुत जल्दी मल्टीफोल्ड होता हुआ नजर आया, ये पूरा सेक्टर ही स्लो सेक्टर है, आराम से चलने वाला सेक्टर है, इसलिए यहां पर आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि इतनी गिरावट यहां पर क्यों देखने
देखने को मिली है, डिफेंसिव सेक्टर तो ये है, तो ऐसे टाइम पे वॉर के टाइम पे ये इतना नीचे क्यों आ रहा है? तो उसका रीजन हमने ऑलरेडी देख लिया है कि फिलहाल यहां पर जो इन्फ्लेशन है एग्री कमोडिटीज में बहुत ही ज़्यादा नजर आता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रशिया और यूक्रेन, तो वहाँ पर अभी एक्सपोर्ट कम हो चुका है, तो इनके लिए मार्जिन पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर नॉर्मल मार्केट कंडीशंस होती है जहाँ पर मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिलता है किसी भी एक रीजन की वजह से, सिर्फ अगर इंटरेस्ट रेट का रीज़न होता है, ऐसा कोई रीज़न होता है जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई है, तो यहां पर आपको जनरली एफएमसीजी स्टॉक्स में पास्ट में आपको बाइंग नजर आती है और बाकी सारे स्टॉक्स नीचे जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर डबल हिट देखने को मिल रहा है। एक तो यहां पर ऑलरेडी सेंटीमेंट खराब था, डिमांड भी कम हो गई है, और बाद में आपको यहां पर रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी आपको बंद होते हुए नजर आए हैं। इन सब रीजंस की वजह से एफएमसीजी जो एक्चुअली ऐसे टाइम पे आउट परफॉर्म करना चाहिए वो अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मार्केट लीडर कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। इतनी बड़ी कंपनी है उसके बावजूद आपको डिसेंट ग्रोथ नजर आती है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहां पर बुलिश चल रहे हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा वीक है, मार्जिन्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और कब तक रहेगा ये बताना भी मुश्किल है। FII-DII का स्टेक नीचे जाता हुआ नजर आया, कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। म्यूचुअल फंड के पास तो वैसे भी ज़्यादा स्टेक नहीं है, वहाँ पर तो नॉमिनल को 0.6% की गिरावट हुई है। और FIS के बारे में बात करें, 1-1.5% का यहाँ पर स्टेक कम हुआ है। रूरल स्लोडाउन यहां पर देखने को मिल रहा है, डी ग्रोथ हुआ, और अर्बन मार्केट भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन आपको डल नजर आती है। आगे आने वाले कुछ क्वार्टर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन फिलहाल यहां पर चल रही है। तो फिलहाल करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए, मिड टर्म के लिए भी वीक है, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक्चुअली यहां पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे टाइम पे कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे या फिर वो मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जनरली क्या होता है, ये जो समय होता है जब यहां पर पूरे सेक्टर पे बहुत ही ज्यादा टेंशन चला आता है, तो ऐसे टाइम पे बड़ी कंपनीज अपने मार्जिन्स को इरोड होने देती है और मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करती है, और ऐसे टाइम पे जो छोटी कंपनीज हैं वो सरवाइव नहीं कर पाती, उनका मार्केट शेयर भी बड़ी कंपनीज के पास चला जाता है। पास्ट में कई बार हर एक सेक्टर के साथ आपको ऐसी सिचुएशन कई बार देखने को मिली है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा टाइम है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी में फंडामेंटली कुछ खराब नहीं है, ये जो प्रॉब्लम चल रही है सेक्टर वाइज चल रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब शेयर नीचे आता है तो यहां पर पैनिक इतना होता है, हम कुछ समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचना जरूरी है कि कंपनी में अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही है, फंडामेंटल्स खराब नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कर्जा बहुत लिया था, इंटरेस्ट चुका नहीं पा रहे हैं, ये पूरा सिचुएशन आपको पूरे सेक्टर पर दिखाई पड़ता है। कभी ना कभी आपको वापस ये सारे प्राइसेस कूल ऑफ होते हुए नजर आएंगे, नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, तब इनका बिजनेस आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। वैसे ये सेक्टर कोई मल्टी बैगर सेक्टर नहीं है, यहाँ पर आपको छोटी मोटी ग्रोथ नजर आएगी। 10-12% का CAGR आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में मिल सकता है, कुछ अच्छा परफॉर्म किया तो 15%, लेकिन यहाँ पर कंपेरेटिवली बिजनेस वाइज जो एक्सपेक्टेशंस होती है ईजी हो जाती है, तो आप यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।